जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13, भावना योग और वर्तमान युग की चुनौतियां। आज का युग कैसा है, एक विस्तृत अवलोकन करते हैं। आज का युग एक ऐसा दौर है जहां गति ही जीवन का पर्याय बन गई है। हर क्षण एक नई दौड़, एक नई चुनौती, एक नई अपेक्षा के साथ हमारे सामने खड़ा होता है। यह युग है असीमित बढ़ती सुविधाओं का, जहां भौतिक सुविधाएं उंगलियों पर उपलब्ध है। एक क्लिक पर दुनिया भर का भोजन, मनोरंजन और ज्ञान हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। यह युग है सूचना के महाविस्फोट का। ज्ञान का एक अथाह सागर हमारे चारों ओर लहरा रहा है, जिसमें हर पल नई लहर जुड़ रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और अनगिनत एप्स हमें निरंतर जानकारी से सरोबार कर रहे हैं। तो आज के युग में एक क्लिक पे सब कुछ अवेलेबल है। टीवी का रिमोट का क्लिक कहो या ऐप का क्लिक कहो या फोन पे क्लिक करो, आप कोई भी खाना ऑर्डर कर सकते हो, आप कोई भी मनोरंजन का सामान ऑर्डर कर सकते हो और आप कोई भी ज्ञान भी देख सकते हो। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। परंतु इस बाहरी चमक दमक और कोलाहल के बीच एक गहरी विरोधाभास भी छुपा है। समझ का संकट गहराता जा रहा है। तो ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है, नॉलेज का डोमेन तो बढ़ता जा रहा है कि आप नॉलेज, कितनी नॉलेज एक्सेस कर सकते हो, आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। नॉलेज नहीं बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है कि आप बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हो। पहले अगर सिर्फ किसी को पढ़ना हो तो उस विषय के एक्सपर्ट के पास जाके उसके साथ बैठ के किसी स्कूल में एडमिशन लेके किसी किताब को खोल के ऐसे पढ़ना पड़ता था। आज आपने सोचा अच्छा मुझे ये पढ़ना है, आपने गूगल किया, आपने वेबसाइट्स ढूंढी या वेबसाइट्स पे गए, आपने पढ़ लिया। तो आपका एक्सेस लिमिटेशन जो है, वो एक्सेस का जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन समझ का संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि आपका दायरा बहुत बढ़ गया है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आप समझ की जो आपकी लिमिटेशन है, आप समझ उसको कितना पा रहे हो, वो कम होती जा रही है। तो समझ का संकट गहराता जा रहा है। सूचना तो प्रचुर है, किंतु उसे आत्मसात करने, उसका विश्लेषण करने और उससे सच्चा विवेक प्राप्त करने का अवकाश और धैर्य क्षीण होता जा रहा है। तो आप एक्सेस तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उसको सही समझ के, उसको एनालाइज करके उससे आप सही विजडम ले पाओ, उसके लिए आपके पास में धैर्य और समय या अवकाश, यानी कि आपके पास में उतना समय हो कि आप किसी चीज को देके, किसी ज्ञान को देके उसका सही आप ज्ञान अर्जन कर पाओ, किसी चीज को पढ़ के आप उसको सही तरीके से समझ पाओ। ये ये जो पॉसिबिलिटी है ये कम होती जा रही है। बाहर की दुनिया में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। गगनचुंबी इमारतें, द्रुतगामी वाहन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको कि हम एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। किंतु इस बाहरी प्रगति के दौड़ में भीतर बहुत कुछ अस्त व्यस्त और बिगड़ गया है। आज के मनुष्य का शरीर ऊपरी तौर पर स्वस्थ और आकर्षक लग सकता है। जिम और ब्यूटी पार्लर की संस्कृति ने बाहरी काया को संवारने पर अत्यधिक बल दिया है, परंतु भीतर झांकने पर मन असीम रूप से थका हुआ और बोझिल महसूस होता है। चिंताओं, तनावों और अनिश्चितताओं का भार उसे निरंतर दबाए रखता है। भौतिक संपन्नता अपने चरम पर है। हमारे पास पहले से कहीं अधिक वस्तुएं, धन और संसाधन है, परंतु आंतरिक संतोष और शांति मृग तृष्णा बने हुए हैं। सूचनाओं का अंबार है, हम हर छोटी बड़ी घटना से अवगत हैं, परंतु संवेदनाएं, सहानुभूति और करुणा जैसे मानवीय भाव दुर्लभ होते जा रहे हैं। और इन सब संकटों के मूल में जो सबसे बड़ा संकट आज मानवता को ग्रस्त कर रहा है, वह है भावनात्मक दिशाहीनता। हम नहीं जानते कि हमारी भावनाएं हमें किस ओर ले जा रही है, उन्हें कैसे साधा जाए और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के साथ उसका सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। यह दिशाहीनता ही आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो आपके इमोशंस को डायरेक्शन सही नहीं मिल रही है।
भावनात्मक दिशाहीनता का क्या मतलब है? दिशाहीन, लाइक कि यू आर नॉट गेटिंग द राइट डायरेक्शन, यू आर नॉट एबल टू गिव द राइट डायरेक्शन टू योर इमोशंस। यह युग क्यों चुनौतीपूर्ण है, एक गहन विश्लेषण करते हैं। यह युग इस युग की चुनौतियां बहुआयामी और सूक्ष्म हैं। कल्पना कीजिए ऐसे दृश्य कि आज जो कि आज हर घर में आम है। एक नन्हा बच्चा जिसकी आंखें अभी दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाई है, वह मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां फेराते हुए खेल रहा है। उसकी किलकारियां और स्वाभाविक जिज्ञासा कहीं दब सी गई है। एक युवा जिसकी ऊर्जा और रचनात्मकता समाज को नई दिशा दे सकती थी, वह दिन रात इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक की आभासी दुनिया में तल्लीन है। लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स की संख्या ही उसके आत्ममूल्य का पैमाना बन गई है। एक वयस्क जो जीवन के मध्य में खड़ा है, वह 24 घंटे व्यस्त है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, सामाजिक दायित्व और भविष्य की चिंताएं उसे एक पल भी चैन नहीं लेने देती। उसकी यह व्यस्तता उसे स्वयं से दूर ले जा रही है। और एक वृद्ध जिसने अपना संपूर्ण जीवन अनुभवों को सजोने में बिताया, वह आज अपने ही घर में अकेलेपन और उपेक्षा से जूझ रहा है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, पर सुनने वाला कोई नहीं। विडंबना देखिए, आज हर कोई कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? फेसबुक पे हम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे 500 600 फ्रेंड्स हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम कनेक्टेड हैं लोगों से। व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, सब लोग स्टेटस डालते हैं, स्टेटस देखते हैं, राइट। सोशल मीडिया पे हजारों मित्र, व्हाट्सएप पर सैकड़ों संपर्क और ईमेल की एक अंतहीन सूची। हम आभासी रूप से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये क्या है? आभास है कि हाँ, हम कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या आप सच्चे अर्थों में कनेक्टेड हैं? लेकिन कोई भी अपने भीतर से, अपनी आत्मा से, अपने आसपास के लोगों से सच्चे अर्थों में जुड़ा हुआ नहीं है। यह सतही जुड़ाव एक खोखलापन पैदा कर रहा है। तो अगर आप किसी से सच्चे अर्थों में जुड़े हुए हैं, तो आप उस इंसान के साथ में एक वननेस फील करते हैं, आप उस इंसान के साथ में कोई भी संवाद कर सकते हैं। वो जुड़ाव जो है, वो सच्चा जुड़ाव है। सिर्फ फेसबुक पे होना, पोस्ट कर देना, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम इस रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मैं ऐसे तैयार हुए हूँ, ये सारी चीजें तो सिर्फ दिखावा है। और ये सारी चीजें लाइक करने का और एक अपना सोशल सिंबलिज्म बनाने का कि अच्छा, मेरा लाइफस्टाइल ये है, ये सब सिर्फ दिखावा है। सतही सड़क जुड़ाव जो है, वो सिर्फ एक खोखलापन पैदा कर रहा है कि ये आपको एक इल्यूजन दे रहा है कि मैं इंसान से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे स्टेटस को इतने जनों ने लाइक किया, मेरी पोस्ट को इतने जनों ने देखा। तो ये आपको एक इल्यूजन जुड़ाव दे रहा है कि अच्छा, 50 लोगों ने मेरी स्टेटस देखा। तो वो इल्यूजन जो है, वो सिर्फ आपके अंदर खोखलापन पैदा कर रहा है। यही आज की सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है। एक विचलित मन जो सूचनाओं के शोर और बाहरी आकर्षणों में निरंतर भटक रहा है। विकृत भाव जो तुलना, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष से भरे हुए हैं। और एक अंतहीन व्यस्त जीवन जिसमें आत्मचिंतन, शांति और सच्चे आनंद के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। तो ये त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति क्या? विचलित मन, विकृत भाव और व्यस्त जीवन आज के मनुष्य को भीतर से खोखला कर रही है। आधुनिक युग की 5 प्रमुख चुनौतियां और भावना युग का समाधान। तो ये जो खोखलापन क्रिएट हो रहा है अंदर से लोगों में, उसको भावना युग के माध्यम से आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो आधुनिक युग में, मतलब आज के डे टू डे लाइफ में, सबसे बड़ी 5 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या हैं और भावना युग कैसे उसका समाधान है? वर्तमान युग अपने साथ अभूतपूर्व सुविधाएं लाया है। ये तो सबको है ही कि आज इतना फास्ट इंटरनेट इज बीन अ बूम। इंटरनेट का जो वरदान मिला है, उससे मिनट में कुछ भी आप कर सकते हो। मिनट में आप कोई भी जानकारी देख सकते हो, कोई भी समाचार देख सकते हो पूरी दुनिया की। आप कोई कोई भी चीज आपको ऑर्डर करनी है, आपका सारा बिजनेस जो है, आप इंटरनेट पे आप जितना चाहे उतना फैला सकते हो। किंतु इसकी कुछ गंभीर चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। भावना योग इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक गहन और व्यवहारिक मार्ग प्रशस्त करता है। पहला है सूचना का बवंडर, विचारों की स्थायी गड़बड़ी और मानसिक कोलाहल। तो ये जो अति सूचना
मतलब सूचना की जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, उस सूचना की एक्सेसिबिलिटी, इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ने विचारों को अस्थायी और मानसिक कोलाहल पैदा कर दिया है। क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना डेटा है, इतना डेटा माइंड कैसे प्रोसेस करे। लोगों की याददाश्त को उनको याद नहीं रहता कि उनका सुबह क्या था, उनका शाम क्या था, कल क्या बात हुई थी, परसों क्या बात हुई थी। लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में इतना डेटा है, इतनी इंफॉर्मेशन है। कभी वो कुछ देख रहे हैं, कभी वो कुछ देख रहे हैं, कभी वो कुछ सुन रहे हैं, और कुछ नहीं तो आप इंस्टाग्राम की रील में ही इंजॉय कर रहे हैं। तो वो सारा क्या है, आप जो भी देख रहे हो आप अपने ब्रेन में, माइंड में फीड करते जा रहे हो। तो वो इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन आप उसको एक्सेस कर रहे हो अनकंट्रोल्ड वे में, वो आपके लिए ही बुरा है। आज हम सूचना के एक ऐसे बवंडर में जी रहे हैं जहां हर दिशा से हर पल ज्ञान और डेटा की बौछार हो रही है। समाचार चैनल, सोशल मीडिया फीड, अनगिनत वेबसाइटें और एप्स, ये सब मिलके हमारे मस्तिष्क को एक सूचना संग्रहालय बना देते हैं। जितनी अधिक सूचना, उतनी ही अधिक चिंता, और उतना ही अधिक मानसिक द्वंद। तो ब्रेन तो क्या है, ब्रेन का काम है हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। उसको थोड़ी ना पता है कि ये रील की इंफॉर्मेशन कोई काम की है या नहीं काम की है, या इस रील की इंफॉर्मेशन को मुझे प्रोसेस नहीं करना है। वो तो आप उसको जो दिखाओगे, जो सुनाओगे, जो पढ़ाओगे, उसका तो काम है प्रोसेस करना। तो वो उसको प्रोसेस करके बैकग्राउंड में अगर कोई चिंता का विषय है तो उतनी ही चिंता बढ़ेगी, अगर कोई एनालिसिस का विषय है तो उतना ही एनालिसिस बढ़ेगा। जबकि आपको मे बी रियल लाइफ में उसकी जरूरत नहीं थी। उस सूचना अगर आप नहीं भी दे जानते या आपको नहीं भी मिलती, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था आपकी डे टू डे लाइफ में या आपकी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ में। हम सब कुछ जानने की होड़ में लगे हुए हैं, हर नई खबर, हर एक नए ट्रेंड से अपडेट रहना चाहते हैं। परंतु इस अंतहीन दौड़ में कुछ भी गहराई से समझने, मनन करने और आत्मसात करने का समय ही नहीं मिलता। हमारा मन एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हजारों रास्ते हैं, और वह ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि किस ओर जाए। भावना योग का क्या समाधान? भावना योग इस चीज का क्या समाधान देता है? भावना योग इस वैचारिक कोलाहल और मानसिक अशांति के बीच विवेक की शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें सिखाता है कि सूचनाओं की भीड़ में कैसे अपने लिए आवश्यक और सकारात्मक ज्ञान को चुने और अनावश्यक को त्याग दें। ध्यान, मेडिटेशन, नियमित ध्यान का अभ्यास विचारों की अनियंत्रित उड़ान को रोकता है, मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करता है और एक गहरी आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह सूचनाओं के शोर से परे आत्म जागरूकता की ओर लेके जाता है। तो ध्यान जो है वो, नियमित ध्यान का अभ्यास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं जितने भी लीडर से मिलती हूँ, कभी कोई कॉन्वर्सेशन होता है कि वो लोग अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, इतना इतनी उनकी बिजी लाइफ है, कुछ ऐसा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू सम और द अदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। किसी ना किसी रूप में आप जितने भी बड़ा लीडर या कोई भी बड़ा व्यवसायी या कोई भी जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, बड़े से मेरा मतलब है जिसने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है चीजों की, अपने बिजनेस की या ग्रुप ऑफ पीपल की, सेल्स में जो है, वो लोग कोई ना कोई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन करते हैं। हम जैनिज्म में भावना योग वाला मेडिटेशन सीख रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं और मेडिटेशन हर धर्म में बताया गया है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन बहुत फेमस है वेस्टर्न वर्ल्ड में। इंडियन वर्ल्ड में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्धिज्म, बहुत सारे मेडिटेशंस है। और आजकल तो अब लाइक मॉडर्न मेडिटेशंस भी आ गए हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशन विद म्यूजिक। तो भरमार है मेडिटेशंस की भी, लेकिन उसमें से आपको सही चुनना भी आना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आप जितने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं लाइफ में, जितना बड़ा काम करना चाहते हैं, उतना ही आपका जीवन व्यस्त होगा ही, ये गिवन है। हम दुनिया का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते कि अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो आपको उस व्यस्तता के जीवन शैली आपकी ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। लेकिन ध्यान एक ऐसा मीडियम है जो आपको उसमें बैलेंस में रख के चला सकता है। और ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, बहुत सारे लोग जो हैं, कोई आके नहीं बोलेगा कि अरे हम मेडिटेशन करते हैं क्योंकि वो
उनको मतलब इस चीज से कोई वो नहीं है, लेकिन अपनी सेल्फ हेल्थ के लिए, सेल्फ मेंटल हेल्थ के लिए, सेल्फ इमोशनल हेल्थ के लिए मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ सक्सेसफुल पीपल, अगर आप इंस्टा पे भी देखोगे, मेजोरिटी ऑफ सक्सेसफुल पीपल, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एवरीबडी डज सम और द अदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सामायिक, इक्वेनिमिटी, इंट्रोस्पेक्शन। सामायिक का अभ्यास हमें दिन के कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया से काटकर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण का समय होता है, जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का तटस्थ मूल्यांकन करते हैं। इससे मन स्थिर होता है और सही गलत का भेद करने की क्षमता विकसित होती है। तो जो भावना युक्त का चरण सामायिक है, वो हमें अपने भावनाओं का मूल्यांकन करके करने में मदद करता है, जिससे कि हम स्थिरता से सही और गलत का भेद कर सकते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं। सेकंड देखते हैं कि सोशल मीडिया का मायाजाल, निरंतर तुलना, प्रदर्शन और आंतरिक द्वंद। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये आपको कंपैरिजन के वर्ल्ड में लेके ही जाता है, और वो कंसिस्टेंट कंपैरिजन है। पहले मतलब सिर्फ इतना होता था कि लोग घरों में कंपैरिजन करते थे अपने बड़े भाई से, छोटे भाई से, कजन से, किसी रिश्तेदार से, नातेदार से। अब सोशल मीडिया में आपका कंपैरिजन का दायरा बढ़ा दिया है। आप हर किसी से कंपेयर करोगे, किसकी पोस्ट पे कितने लाइक हुए, किसने कौन से कपड़े पहने। आप उस भले ही उस इंसान से हजारों, मतलब हजारों तो नहीं, बट आप उस इंसान से सालों से नहीं मिले हो, आप 20 साल पहले, और आप देखोगे अच्छा ये आजकल ऐसी ड्रेसिंग करते हैं, ये आजकल ऐसी गाड़ी में घूमते हैं, ये ऐसी वेकेशन पे जा रहे हैं। तुलना, किससे तुलना? बस क्योंकि फोटोज देख लिया आपने तो तुलना शुरू हो गई। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमें दुनिया से जोड़ता है, किंतु साथ ही एक ऐसी आभासी दुनिया का निर्माण भी करता है जहां वास्तविकता अक्सर पीछे छूट जाती है। हर कोई अपनी सबसे अच्छी संपादित यानी कि एडिटेड मुस्कान और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहा है। मतलब सोशल मीडिया का वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड नहीं है। तो आप सोशल मीडिया पे पिक्चर पे देखोगे कि वो कोई बहुत खुश है, बहुत कुछ चल रहा है, और आप उसकी रियल लाइफ के बारे में पता चलोगे तो पता चला कुछ और ही चल रहा है। तो दिखावे की दुनिया है कि लोग एडिट करके और या अच्छी सी फोटो चिपका के, और फोटोज भी कई बार आप तो बहुत इजी है एडिट करना, आप कुछ भी बैकग्राउंड बना सकते हो, कुछ भी एनवायरनमेंट बना सकते हो, आप अपने आप को कैसे भी ब्यूटीफाई कर सकते हो, और आप उसको प्रदर्शित कर सकते हो कि हाँ ये दुनिया देखेगी, वाह कितना अच्छा है, कितनी बढ़िया है, क्या बढ़िया जिंदगी चल रही होगी। और जब आप अगर उसकी रियलिटी से अगर आपको कभी सामना करना पड़े या मिलना हो जाए, तो आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा था और जो सच्चाई है उसमें दिन रात का अंतर है। ऐसा ऐसा बहुत लोगों के साथ में, मेजोरिटी ऑफ लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। मैं नहीं कह रही कि सबके साथ सब लोग ऐसे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही सोशल मीडिया पे जाते हैं। परफेक्ट छुट्टियों की तस्वीरें, सफलताओं की घोषणाएं और खुशहाल जीवन के स्नैपशॉट देखकर हमारे मन में सहज ही तुलना का भाव जागृत जागृत होता है। हम अपनी वास्तविक अनफिल्टर्ड तकलीफों, संघर्षों और कमियों को छुपाने लगते हैं। तो एक वो जो है कि सामने वाले का आप देख रहे हो कि अच्छा ये तो यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये तो ये ऐसे ड्रेसिंग कर रहे हैं, इनके पास तो ये है, वो देख के मन में अपने आप ही तुलना शुरू हो जाती है। और आप अपनी जो तकलीफें हैं, आप जिस प्रॉब्लम में हो, आप जिस रियलिटी में हो, आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो, आप उसको दिखाना नहीं चाहते हो, क्योंकि कंपैरिजन में आपको कहीं ना कहीं अपने लिए लो फील होना शुरू हो जाता है। यह निरंतर तुलना, वो कितना आगे बढ़ गया, उसके पास कितना कुछ है, मैं क्यों पीछे रह गया, ये भीतर ही भीतर तोड़ती रहती है। यह हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, ईर्ष्या और असंतोष को जन्म देती है, और हमें एक अंतहीन दौड़ में शामिल कर देती है जिसका कोई अंत नहीं है। जहां आप एक बार कंपैरिजन के चक्र में फंस गए, अगर आपका मन तुलना के उसमें आ गया, आप हर छोटी बड़ी चीज से तुलना में लग जाओगे, आप हर इंसान से अपने आप को तुलना करने लग जाओगे। आप अपने आप को अपने अंदर पूर्ण संपूर्ण मारने की बजाय बस बाहर के कंपैरिजन में ही अपनी तुलना करते रहो, मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इससे बुरा हूँ, मैं इससे ज्यादा हूँ, मैं इससे कम हूँ, मैं
इससे आगे हूं, मैं इससे पीछे हूं। तो यही सब चलता रहेगा। वो जो है, ये जो तुलना है, ये सेल्फ एस्टीम को सबसे लो कर देती है, सबसे लो। क्योंकि आप कभी ना कभी तो किसी ना किसी के पीछे होगे ही होगे, कोई ना कोई तो आपके आगे होगा ही होगा। तो आप अपने सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचा रहे हो तुलना करके। और इससे ईर्ष्या और असंतोष भी होगा, क्योंकि अगर आप किसी को और को अपने आगे जाते हुए देख रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उससे जलन करना शुरू कर दोगे। भावना योग का समाधान क्या है? भावना योग हमें इस बाहरी तुलना और प्रदर्शन की भावना से मुक्त होकर आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम का भाव विकसित करने में सहायक होता है। मैं जो हूं वही मेरी पूर्णता, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, यह आत्म स्वीकृति का मंत्र है। भावना योग सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, अपनी खूबियों और खामियों के साथ। दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं की आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज भावना युग जो हमें सिखाता है वो है कृतज्ञता का अभ्यास। हमारे पास जो भी है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित करने से तुलनात्मक दृष्टिकोण कम होता है और संतोष बढ़ता है। तो आप अगर इस कंपैरिजन या ईर्ष्या के डोमेन में फंस चुके हैं, आप अगर ये नोट कर पा रहे हैं कि आपने की भावनाएं मेजॉरिटी वे में उसी डायरेक्शन में चलने लग गई हैं, तो दो चीजें हैं जो आपको भावना योग के माध्यम से आप उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला, खुद को स्वीकार करना अपनी खूबियों और खामियों के साथ। और दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड, जो भी आपके पास है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड। आपके पास क्या नहीं है या सामने वाले के पास क्या है उस पर ध्यान देने की बजाय आपके पास पास जो है वो पर्याप्त है, और उसके लिए आप कृतज्ञ हैं ईश्वर से कि आपको इतना मिला है। थर्ड है व्यस्तता का अंतहीन चक्र, आत्मविस्मृति और उद्देश्यहीनता का कारण। आधुनिक जीवन शैली ने हमें एक ऐसी व्यस्तता में धकेल दिया है जहां हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम कार्यों की एक सूची में उलझे रहते हैं। ऑफिस की मीटिंग, डेडलाइंस, बच्चों के स्कूल, सामाजिक समारोह और अनगिनत अन्य जिम्मेदारियां। कभी अपने आप से एकांत में बैठकर पूछा है, मैं किसके लिए और क्यों भाग रहा हूं? इस भागदौड़ का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या मेरा ये अनमोल जीवन वास्तव में मेरे पास है, या केवल दूसरों की उपेक्षाओं और सामाजिक दबावों की पूर्ति में ही व्यतीत हो रहा है? सॉरी, क्या मेरा यह अनमोल जीवन वास्तव में मेरे पास है, या यह केवल दूसरों की अपेक्षा और सामाजिक दबावों की पूर्ति में ही व्यतीत हो रहा है? तो आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे? क्या आपकी लाइफ आपके पास है, आपके हाथ में है, या वो सिर्फ दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप बस वही फुलफिल कर रहे हैं? जो सोशल प्रेशर्स हैं आप बस उसी में लगे हुए हैं। हम दूसरों को दिखाने, उन्हें प्रभावित करने और उनकी नजरों में सफल और महत्वपूर्ण बनने की कोशिश में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वयं को देखना, समझना और अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। यह आत्मविस्मृति हमें उद्देश्यहीन और दिशाहीन बना देती है। तो आप अपनी नजर में क्या है वो देखने की बजाय आप अपने आप को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर दिए हैं और उनको दिखाने में लग गए हैं। आपको उनको दिखाना है। आपका अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो वो आपके लिए, अपने लिए नहीं है, शायद वो दूसरे को दिखाने के लिए है कि देखो मैं कितना अमीर हो गया। आप अगर आपने अच्छे बने, आप अच्छे से तैयार हुए हैं, तो आपको दूसरों को दिखाने के लिए है कि देखो मैंने कितना अच्छा ज्वेलरी पहनी है, मैंने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। तो आप अपने आप को देखना या अपने आप को खुशी देना आपका उद्देश्य नहीं रह गया है। आपका उद्देश्य जो है वो दूसरों को नजरों में, उनकी नजरों में आपको कुछ दिखना है। और यह एक, इसमें आप अपनी आत्मा को भूल गए हैं, स्वयं को देखना और अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल गए हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेटेड हो गई है कि हमें बस दूसरों को दिखाना है, उनकी नजरों में सफल बनना है, वो हमें इम्पोर्टेंट कहने चाहिए। और इसने जीवन को उद्देश्यहीन और दिशाहीन बना दिया है। भावना योग का समाधान। भावना योग हमें इस अंधी दौड़ से बाहर निकालकर आत्मचिंतन और आत्म अन्वेषण की ओर प्रेरित करता है।
रोज कम से कम एक बार अपनी भीतर गहराई से उतरो। कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया के कोलाहल से दूर होकर अपनी आंतरिक शांति में स्थित हो। मैं कौन हूं? को हम, यह शाश्वत प्रश्न ही सारी दौड़ को एक सार्थक दिशा दे सकता है। जब हम इस प्रश्न की गहराई में उतरते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी क्षमताओं और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य का बोध होने लगता है। यह आत्मज्ञान हमें अनावश्यक व्यस्तताओं से मुक्त करता है। तो भावना योग करने से अगर आप उसका निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो डेली आप एटलीस्ट दिन में एक बार अपनी आत्मा के अंदर झांककर देख रहे हैं, उसमें गहराई से उतरते हैं। और मैं कौन हूं, को हम के प्रश्न जब आप पूछ रहे हैं तो इससे आप अपनी वास्तविक स्वरूप, अपनी क्षमताओं और अपने सच्चे उद्देश्य का आपको ज्ञान होने लगता है। तो ये अभ्यास आपको अपने आप से आत्मचिंतन और आत्म अन्वेषण, अन्वेषण क्या है? डिस्कवरी। सो आप सेल्फ डिस्कवरी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानवीय रिश्तों में संवेदना और संवाद की बढ़ती कमी। आज भौतिक दूरियां कम हो गई हैं, किंतु भावनात्मक दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार के सदस्य भी अक्सर एक दूसरे से मीलों दूर महसूस करते हैं। घर जो कभी प्रेम, आत्मीयता और संवाद का केंद्र हुआ करता था, आज अक्सर मौन और तनाव का स्थल बन गया है। पति पत्नी साथ रहते हैं, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके बीच गहरा और आर्थिक संवाद नहीं होता। उनकी बातचीत अक्सर केवल औपचारिकताओं और शिकायतों तक सीमित रह जाती है। बच्चे अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन माता पिता का समय, स्नेह और मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। मोबाइल और इंटरनेट उनके सबसे करीबी साथी बन गए हैं, जो उन्हें वास्तविक मानवीय संबंधों की ऊष्मा से वंचित कर रहे हैं। तो बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटरनेट और मोबाइल पे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो रियल ह्यूमन कनेक्शन की जो वार्मथ है वो लूज कर रहे हैं। उनको वो चीज समझ में, उनके सिस्टम में आएगी ही नहीं, क्योंकि उनका लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा मोबाइल और इंटरनेट डिपेंडेंट हो गया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गया। भावना योग क्या करता है? भावना योग हमें सच्चे मानवीय संबंध स्थापित करने और उन्हें निभाने की कला सिखाता है। कैसे? थ्रू एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। यह हमें दूसरों की बातों को केवल सुनना नहीं बल्कि उन्हें गहराई से समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना सिखाता है। सेकंड है सहानुभूति और करुणा। दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर उनके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव विकसित करना। थर्ड है क्षमा, फॉरगिवनेस। मन में किसी के प्रति द्वेष या कड़वाहट न रखकर क्षमा करने और क्षमा मांगने का साहस करना। यह रिश्तों को टूटने से बचाता है और उसे नई ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है तनाव, अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति। एक मूक संकट, एक साइलेंट प्रॉब्लम जो है आज के समाज में, वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड सुसाइड। आज की भागदौड़ भरी और प्रतिस्पर्धी दुनिया में तनाव एक आम समस्या बन गया है। बाहर से सब कुछ सामान्य और सही दिखता है, लोग मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, किंतु भीतर ही भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है, अकेलेपन और निराशा से जूझ रहा होता है। यह एक मूक संकट है जो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रहा है। आज का युवा अक्सर दिशाहीन, डायरेक्शनलेस और भ्रमित महसूस कर रहा है। कंफ्यूज्ड, भ्रमित मतलब कंफ्यूज्ड। करियर का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और भविष्य की अनिश्चितता उसे गहरे तनाव में डाल देती है। कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले कर्मचारी अत्यधिक काम के बोझ और दबाव के कारण बर्नआउट हो जाते हैं। उनकी रचनात्मकता और ऊर्जा समाप्त हो रही है। बुजुर्ग पीढ़ी अपने ही घरों में अकेलेपन, उपेक्षा और निरर्थकता के भाव से थक गई है। भावना योग वह संजीवनी है, वह मानसिक टॉनिक है जो आत्मा की इस थकान को मिटाता है और जीवन में एक नई आशा का संचार करता है। कैसे? प्रार्थना। प्रार्थना हमें एक उच्च शक्ति से जोड़ती है।
मन की शांति और प्रेरणा देती है, और कठिनाइयों का सामना करने का बल देती है। तो प्रार्थना जो है वो हमें एक हायर पावर से जोड़ती है, चाहे आप उसे भगवान का नाम दें, चाहे आप उसे गुरु का नाम दें, चाहे आप उसे यूनिवर्स का नाम दें, कोई एक हायर पावर है। प्रार्थना हमें उससे जोड़ती है और उससे हमें मन की शांति और प्रेरणा मिलती है, और हमें कठिनाइयों का सामना करने की भी स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट है प्रतिक्रमण, रेट्रोस्पेक्शन एंड रिपेंटेंस। दिन भर में हुए अपने विचारों, कर्मों का और वचनों का अवलोकन करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप करना, यह मन को निर्मल करता है और अपराध बोध से मुक्ति दिलाता है। बहुत सारे मानसिक विकारों का कारण अपराध बोध होता है। आपसे कभी कोई गलती हो गई, या सामने वाले ने आपको किसी चीज के लिए गलत ठहरा दिया, जिससे आपके मन में अपराध बोध पैदा हो गया, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मानसिक विकार बन सकता है, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं गिल्ट। आप अगर किसी चीज के लिए गिल्टी फील कर रहे हो, तो वो गिल्ट अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। नेक्स्ट है प्रत्याख्यान। बुरी आदतें बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों और हानिकारक व्यवहारों का त्याग करने का संकल्प लेना, और भविष्य में सकारात्मक जीवन जीने का प्रण करना, यह हमें एक नई और बेहतर शुरुआत का अवसर देता है। सामायिक नियमित सामायिक का अभ्यास मन को स्थिर, शांत और संतुलित बनाता है, जिससे तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से स्थायी रूप से मुक्ति मिल सकती है। तो सामायिक से स्ट्रेस और डिप्रेशन से परमानेंट फ्रीडम मिल सकती है। समकालीन समस्या, रेस बनाम रसायन, इस पर एक अंतर्दृष्टि डालते हैं। यह युग केवल एक अंधी रेस का युग नहीं है, जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है। यह हमारे भावों के आंतरिक रसायन को बिगाड़ने वाला, उसे असंतुलित करने वाला युग भी है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हम अंधी रेस में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके फलस्वरूप एक जो इस युग की क्वालिटी बन गई है वो ये है कि आपकी इंटरनल केमिस्ट्री बिगड़ रही है, और वो आपके अंदर इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। हमारी भावनाएं जो जीवन को रंग और अर्थ प्रदान करती हैं, आज बाहरी उत्तेजना और आंतरिक संघर्षों के कारण विकृत हो रही हैं। सो आज का जो युग है उसमें सबसे ज्यादा भावनात्मक विकृतता पाई जा रही है। आज के 10 साल 15 साल पहले ऐसा कभी सुना नहीं जाता था, लेकिन आज हर घर में कोई ना कोई मानसिक विकार का शिकार है, कोई ना कोई भावनाओं की विकृतता से तो जूझ ही रहा है। जो गलत हो रहा है सोसाइटी में, जो भी गलत एक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे लोग इररेस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, वो किसी ना किसी भावनात्मक विकृतता का ही रिजल्ट है। कल्पना कीजिए, एक ही घर में एक ही कमरे में दो लोग साथ बैठे हैं, किंतु उनके बीच मोबाइल की अदृश्य स्क्रीन ने एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। ये तो बहुत कॉमन है, सबने अपने घर में देखा होगा कि लोग अब बैठे हुए हैं साथ में अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। सबसे फनी तो ये होता है, मैं कई बार देखती हूँ कि कोई रिश्तेदार मिलने आए हमसे हमारे घर बहुत दूर से, और आके बस अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। बस फिजिकली बैठना देख लिया, शक्ल लिया, 2 मिनट बात हो गई, फिर वो जुड़ गया अपने मोबाइल में। तो ये एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर बन गया है आज की सोसाइटी में। ये सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहो। आप कहीं घूमने जा रहे हो, 4 जने साथ में घूमने गए, आप खाना खाने बैठे हो, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। लोग खाना आजकल, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग खाना बिना स्क्रीन देखे नहीं खा सकते। उससे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ों की भी बात कर रही हूँ। मोबाइल में उन्हें कुछ देखते रहना है लगातार लगातार, टीवी में उन्हें कुछ देखते रहना है, तो वो खाना खा रहे हैं। तो आप खाना भी अपनी फुल अटेंशन के साथ नहीं खा सकते हो, उसमें भी आपको एक अटेंशन डाइवर्जन चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है, इतना भी स्टिल नहीं हो सकता कि वो भोजन पे ध्यान देके भोजन कर ले। लोग शारीरिक रूप से तो निकट हैं, पर मानसिक और भावनात्मक रूप से कोसों दूर। हम एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, शब्दों का आदान प्रदान तो हो रहा है, लेकिन हम एक दूसरे से गहरे स्तर पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक जो बहुत कॉमन
वर्ड मिलता है कि लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है, लोग कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, तो लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि वो कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं। उनके आसपास में लोग तो हैं, वो अकेले ऐसे नहीं है कि भाई अकेले, उनको एक एक घर में वो अकेले रह रहे हैं महीनों से, सालों से, लेकिन वो कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं। तो वो कनेक्शन अगर नहीं फील कर रहे हैं, वो डिसकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उनके अंदर एक विकार बनता जाएगा, वो धीरे धीरे उनके अंदर से उनको खोखला करता जाएगा। तो वो कनेक्शन किस लेवल पे होता है? कनेक्शन होता है भावना के लेवल पे। हमारे बीच की आत्मीयता, सहानुभूति और समझ का अभाव है। तो जहां आत्मीयता और सहानुभूति और समझ नहीं है दूसरे इंसान के प्रति, आप उससे कनेक्शन नहीं फील करोगे। आप भले ही उसके साथ रह लो, बात कर लो, 24/7 आप उसी इंसान के साथ में हो, बट यू विल फील, यू कैन फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन। ये कहीं ना कहीं आपको सबने महसूस किया ही होगा कि साथ में कोई है, फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट है। जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि यू डोंट फील कि वो मेंटली आपके साथ में है कोई इंसान। वो फिजिकली आपके साथ में हो सकता है, लेकिन वो मेंटली या एनर्जेटिकली आपके साथ में नहीं है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसका ध्यान कहीं और ही है। यह भावनात्मक अलगाव हमारे रिश्तों को कमजोर कर रहा है, हमारे मन में अशांति पैदा कर रहा है और हमें एक गहरे अकेलेपन की ओर धकेल रहा है। भावना योग इस टूटे हुए जुड़ाव को फिर से स्थापित करता है। यह हमें हमारी अपनी आत्मा से जोड़ता है। आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। यह हमें हमारे परिवार और प्रियजनों से जोड़ता है। संवेदना, सहानुभूति और क्षमा जैसे गुणों को विकसित करके हम अपने रिश्तों में प्रेम और आत्मीयता का संचार करते हैं। और यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है। जब हमारी भावनाएं शुद्ध और संतुलित होती हैं, तो हम अपने जीवन के उच्चतर लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो जब आपकी भावनाओं में संतुलन है, आपकी आत्मा में शांति है, आपके अंदर पॉजिटिव गुण है जैसे कि क्षमा, सहानुभूति और संवेदना, तो आप एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह लाइफ जिएंगे। और आपका जो क्लैरिटी है, आपका जो विवेक का क्लैरिटी है, माइंड का, मन का क्लैरिटी है, वो बहुत ही हाई लेवल पे होगा। और उस क्लैरिटी के साथ में आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और उनकी प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। उपसंहार, इस युग में केवल योग की नहीं, भावना योग की गहन आवश्यकता है। तो योगा तो बहुत सालों से, बहुत जनरेशन से हम सुनते आ रहे हैं। भावना योग जो है ये पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। अ, तो भावना योग की गहन आवश्यकता है, सिर्फ योग की नहीं। प्रिय आत्मन है मेरे सहयात्री, आज के इस कोलाहल और चुनौतीपूर्ण युग में हमें रुककर यह विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी वास्तविक जरूरत क्या है। क्या हमें और भौतिक वस्तुओं और अधिक सूचनाओं या और अधिक बाहरी सफलताओं की आवश्यकता है, या फिर हमें आंतरिक शांति, भावनात्मक संतुलन और जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश है? आज आवश्यकता है सिर पर और अधिक बोझ लादने की नहीं, बल्कि मन पर ज्ञान और विवेक का प्रकाश फैलाने की। तो आज हमें अपना नॉलेज या इंटेलिजेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस तो वैसे भी एआई से सारा कुछ आर्टिफिशियल होता ही जा रहा है। और एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि आपको कोई भी चीज चाहिए, आप गूगल कर लो, आपके पास में रिजल्ट आ जाएंगे। तो आपको अपने अपने सिर पे बोझा बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे ये किताबें हैं, या मुझे ये पढ़ना है, या मुझे वो करना है। लेकिन अपने मन पर, आपका जो मन है उस पर ज्ञान और विवेक का प्रकाश होना चाहिए। तो जो आपके दिमाग को ज्ञान मिल रहा है, उसकी शायद अब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि वो तो दुनिया में इतनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है कि आपको जो ज्ञान दिमाग को देना है वो आप कभी भी दे सकते हो। आपको जो नॉलेज दिमाग को चाहिए, उसके लिए आपके पास में बहुत सारे संसाधन हैं। लेकिन आपके मन को जो ज्ञान चाहिए, आपकी आत्मा का जो ज्ञान है, जो विवेक का प्रकाश है, वो बहुत कम हो गया है। उसको फैलाने की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमें अपने विचारों को शुद्ध करने, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करने और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने की आवश्यकता है।
आज आवश्यकता है केवल बाहरी जीवन की बड़ी बड़ी योजना और रणनीतियों की नहीं, बल्कि अपने भावों के संस्कार और परिमार्जन की। तो पहले के युग में, आज के अगर 2 जनरेशन से पहले देखें, तो आवश्यकता क्या थी कि लाइफ को, मतलब कुछ प्लानिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे गांव होते थे, उनको बड़ा शहर बनाना है तो कुछ को प्लान करके कुछ बड़ा शहर बनाना है, कुछ इमारतें बनानी है, कुछ ताकि सोसाइटी के पास में या लोगों के पास में रहने के लिए पक्के घर हों, स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं। तो कुछ बनाना है ताकि लाइक सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा चीजें, ह्यूमैनिटी को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सके, संसाधन मिल सके अपनी लाइफ के लिए। कार बनानी है ट्रैवल के लिए, प्लेन बनाने हैं, शिप्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो प्लानिंग और इंक्रीज करने थे संसाधन। आज की 2 जनरेशन से पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी आज है। लेकिन उनके लिए वहां पे उस समय चीजें, लाइफ की और ह्यूमैनिटी या मतलब सोसाइटी की प्रायोरिटी वो थी कि एक्सपेंशन करो, लोगों को संसाधन अवेलेबल कराओ। अब आवश्यकता ये हो गई है कि संसाधन वगैरह जो सब है वो हो गए हैं, बहुत हो गए हैं, एक्सेस में ही हो गए हैं कहीं कहीं जगह तो। लेकिन अपने भावों के संस्कार और परिमार्जन जो है वो खत्म होता जा रहा है। उसको वापस से लेके आने की बहुत ज्यादा जरूरत है सोसाइटी में। क्योंकि जब तक हमारे भाव शुद्ध और सकारात्मक नहीं होंगे, तब तक कोई भी योजना, कोई भी सफलता हमें स्थायी सुख और संतोष प्रदान नहीं कर सकती। क्योंकि हम प्लानिंग करके सक्सेस पाना, आउटर सक्सेस पाना तो सीख गए हैं। नॉलेज, एजुकेशन बहुत लोगों को मिली है पिछले 2 जनरेशन्स में, तो वो सक्सेसफुल, बाहर के वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना तो मेजॉरिटी ऑफ लोग सीख गए हैं। लेकिन अपने अंदर सुख और शांति पाना बहुत ही कम लोग सीख पाए हैं। और यही महान कार्य करता है भावना योग। यह केवल शारीरिक आसनों या श्वास प्रवास की तकनीकों तक सीमित नहीं है। यह एक समग्र जीवन की पद्धति है जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे शब्दों और हमारे कर्मों को रूपांतरित करती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जाए, कैसे अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा दी जाए, और कैसे एक उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और आनंदमय जीवन जिया जाए। यह युग कितना भी कठिन और चुनौतीपूर्ण क्यों न प्रतीत हो, यदि हमारे भाव पवित्र हो जाए, यदि हमारे मन में करुणा, प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता का वास हो, तो हर चुनौती एक साधना बन सकती है, हर बाधा एक अवसर बन सकती है, और हर अनुभव हमें आत्मविकास की ओर ले जा सकता है। भावना योग हमें इसी कला में पारंगत करता है। तो चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो लाइफ में, के सर्कमस्टांसेस में, अगर आपके मन में काइंडनेस, लव, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड, करुणा, प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता, ये अगर बस गए, तो हर चुनौती, हर डिफिकल्टी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और आपको आत्मविकास की ओर लेके जाएगी। भावना योग दैनिक अभ्यास इस युग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त। हमारे दिन की शुरुआत या अंत इन गहरे प्रश्नों और प्रार्थना के साथ करें। आप अपने दिन की शुरुआत या अंत इन गहरे प्रश्नों और प्रार्थना के साथ करें, ताकि आप इस भागदौड़ की भरी जीवन जिंदगी में अपनी आंतरिक दिशा को बनाए रख सकें। तो अपनी आंतरिक दिशा को या अपने आपको एक डायरेक्शन देने के लिए, ताकि आप भावनात्मक दिशाहीन ना रहें, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस दिन की शुरुआत में और दिन के अंत में करना शुरू कर देना चाहिए, प्रार्थना के साथ और इन गहरे प्रश्नों के साथ। तो आत्मचिंतन के कुछ प्रश्न दिए हैं इस पुस्तक में। क्या आज मैंने कुछ क्षण रुककर स्वयं को, अपनी आत्मा, अंतरात्मा की आवाज को सुना? तो ये आपको एंड ऑफ द डे ये प्रश्न अपने आप से पूछने हैं कि आज दिन भर में भी मैंने किसी कुछ क्षण रुककर स्वयं को, अपनी अंतरात्मा के बारे में की आवाज को सुना? क्या मैंने अपने शरीर, अपने बाहरी शोर से परे जाकर अपने मन की गहराइयों में झांका? तो ये आपको एंड ऑफ द डे हर दिन अपने आप से ये इंक्वायरी करनी है। क्या मैं कि मैं कितनी बार, कब कब मैंने अपनी अंतरात्मा को में झांक के देखा या अंतरात्मा से कनेक्ट किया, या फिर मैं सिर्फ बाहरी शोर में ही रहा?
सेकंड क्वेश्चन है, क्या मेरी भावनाएं आज मुझसे खुलकर संवाद कर पाई या मैंने उन्हें दबा दिया और अनदेखा कर दिया? तो आप अपने आपने अपनी फीलिंग्स के साथ में कनेक्ट किया? क्या आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाए पूरे दिन भर में? क्या आप मैंने अपने क्रोध, भय, खुशी या दुख को स्वीकार किया और उसे समझने का प्रयास किया? तो आपको अपनी फीलिंग समझ में आई, आपने देखा, दिन भर में नोट किया कि मेरी क्या क्या फीलिंग्स आई हैं और वो फीलिंग्स क्यों आई हैं, तो आपने उनको समझकर अब उनके साथ में खुलकर संवाद किया। आज मेरा अधिकांश समय कहाँ व्यतीत हुआ? क्या मैं अधिक डिजिटल या आभासी दुनिया में खोया रहा या डिवाइन, दिव्य आध्यात्मिक चेतना से जुड़ने का प्रयास किया? तो आप जो है वो अ, आपने कितना समय जो है डिजिटल, मतलब स्क्रीन टाइम, बहुत ही, और इसका तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हर स्मार्टफोन में एक एनालिसिस भी आता है, आप एंड ऑफ द डे देख सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम आज कितने घंटे का रहा। 4 घंटे का रहा, 2 घंटे का रहा, 6 घंटे का रहा। तो वो तो मतलब वो डेटा ही दे देगा आपको कि आपने कितनी बार फोन फोन पे रहे, आप कितने घंटे फोन पे रहे आज। और या तो आप ये देखिए कि अगर आप 4.5 घंटे, लाइक फॉर एग्जाम्पल एवरेज आजकल लोग 4 साढ़े 4 घंटे फोन पे बिताते ही हैं, आ, वो आपने फोन को दिए या आप डिजिटल दुनिया में रहे, फोन को देने का मतलब आप डिजिटल दुनिया में रहे, वो कॉल नहीं काउंट करता है कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे थे, वो स्क्रीन टाइम काउंट करता है। तो स्क्रीन टाइम कि आपने कितने घंटे स्क्रीन देखी, तो आप उस डिजिटल दुनिया में रहे कितने घंटे, और उसको आप कंपेयर करिए कि आपने मेडिटेशन कितने टाइम किया। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। आपने तो इक्वेट भी नहीं किया कि डिजिटल दुनिया को मैंने इतना टाइम दिया तो मैं अपने अंदर की दुनिया को कितना टाइम दे रहा हूँ। आप इक्वल टाइम भी देना शुरू कर दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इक्वल टाइम देना बहुत कठिन होगा, लेकिन आप उसका एटलीस्ट 25% तो दो। 4 घंटे स्क्रीन देख रहे हो तो 1 घंटा तो अपनी चेतना, अपनी आत्मा के लिए दो, अपने अभ्यास के लिए दो, भावना युग को समझ के सही विवेकपूर्ण तरीके से करने के लिए दो। क्या मैंने क्षण भंगुर आकर्षणों को प्राथमिकता दी या शाश्वत मूल्यों की ओर ध्यान दिया? हृदय से प्रार्थना। तो ये हृदय से प्रार्थना एक इस पुस्तक में लिखी गई है कि हम हृदय से क्या प्रार्थना करें भावना योग के दैनिक अभ्यास के साथ में। हे मेरी परम प्रिय आत्मा, हे मेरे भीतर विराजमान चैतन्य, इस अति व्यस्त, कोलाहल और भ्रामक युग में मुझे आंतरिक स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करो। बाहरी दुनिया की चकाचौंध और आकर्षणों के बीच मैं अपने भीतर के ज्ञान, विवेक और करुणा के दीपक को सदा प्रज्वलित रख सकूं। मुझे ऐसी शक्ति दो। मेरे भाव शुद्ध हो, मेरा मन शांत हो और मेरा जीवन सार्थक हो। यह दैनिक अभ्यास आपको आत्म जागरूकता की ओर ले जाएगा और भावना योग के सिद्धांतों को आपके जीवन में उतारने में सहायक होगा। तो यह एक प्रेयर है कि आप इस प्रेयर के साथ में अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। आप अपनी आत्मा के साथ में प्रेयर कर रहे हैं, या आप इसमें किसी भगवान के साथ में प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी भगवान को याद नहीं कर रहे हैं या किसी और के गुणगान नहीं गा रहे हैं। आप अपनी आत्मा को बोल रहे हैं, अपने अंदर विराजमान चैतन्य जो प्योर फॉर्म है, जो लाइट है आप अपने अंदर, आप उसको प्रज्वलित रख सकने की शक्ति मांग रहे हैं। आप अपने अंदर इंटरनल स्टिलनेस और मानसिक शांति मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अपनी आत्मा से मांग रहे हैं, क्योंकि उसके पास है। बस आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो तो इसलिए आपको फील नहीं होता है। तो आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होके उससे ये संवाद करें, ताकि वो आपको इस स्थिति में आने की शक्ति दे, इस स्थिति में आने का रास्ता दिखाए। तो ये प्रेयर जो है, ये आप अपने, ये 5-6 लाइन की जो प्रेयर है, इसको आप डेली अपने किसी भी, कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं भावना योग का, आप वीडियो सुन रहे हैं, ऑनलाइन भावना योग कर रहे हैं, 5 मिनट वाला, 20 मिनट वाला, या अगर आप भावना योग नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ नमोकार की माला भी फेर रहे हैं या कोई और ध्यान कर रहे हैं या आपकी कोई और प्रैक्टिस है, रिचुअल प्रैक्टिस है, उसके पहले भी आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि ये कोई, ये एक प्रार्थना है अपने आप को अपनी आत्मा से कनेक्ट करने की। तो इस प्रैक्टिस को आप और इस प्रेयर को आप जितना अधिक से अधिक बोलेंगे, यही प्रेयर आपको अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने में मदद कर देगी। तो इस प्रेयर को मैं इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, उसमें कॉपी करके डाल दूंगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं, ताकि आप इसको रिपीटेटिवली बोलते रहें
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम याद भी हो जाएगी। तो इसको आप डेली अपने अभ्यास में लेके आए कि आपको ये प्रेयर डेली बोलनी है। इसी के साथ हम आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र।